So hello everyone, this is Anjali and welcome back to my YouTube channel स्टोरी टेलर अनु। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इस टाइम पे हौसलों का सफ़र नॉवेल की ऑडियो बुक को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड नाउ इट्स 7th चैप्टर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। क्रेन बेदी यानी किरण बेदी। 26 जनवरी 1975 भारत की राजधानी दिल्ली की कोहरे में लिपटी गणतंत्र दिवस की सुबह। कड़ी सुरक्षा और शांति के बीच निकलती परेड की हर धुन भारतीयों के दिलों को उम्मीदों से भर रही थी। जिस राष्ट्र के अस्तित्व और क्षमता को आरंभ से ही संदेश से देखा जा रहा था, उसके लिए यह महत्वपूर्ण वर्ष था। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को दिए गए समान अधिकारों के लक्ष्य की ओर निरंतर कदम बढ़ा रहा था। संविधान की सर्व स्वीकृति के 25 साल बीत चुके थे और आज सुबह ही मानो इसने एक और मुकाम हासिल किया। इस परेड में दिल्ली पुलिस के एक दस्ते का नेतृत्व पहली बार किसी महिला ने किया। दिलों में उम्मीदें लिए दर्शक भारत की उस बेटी को गर्व से सिर ऊंचा किए सधे हुए कदमों से मार्च करते देख रहे थे। पुलिस सेवा ऐसा क्षेत्र था जहां इससे पहले किसी महिला के होने की उम्मीद नहीं थी। यह महिला कोई और नहीं, देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। उस दौर में स्कूल के दिनों में जब कोई बच्चों से उनका रोल मॉडल पूछता था तो अधिकांश लड़कियों के मुंह पर सहसा ही किरण का नाम आ जाता था। छोटे बालों वाली वे बेफिक्र जाबाज खुशदिल महिला खुद ब खुद बच्चों की चहेती बन गई थी। 4 बेटियों वाले पेशावरिया परिवार में अपनी लगन और दृढ़ता के दम पर ही वे आगे बढ़ पाए। उनके दादा संपन्न परिवार से थे, लेकिन रूढ़िवादी मानसिकता के थे। उनकी नज़रों में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए जब किरण के पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ाने का निर्णय लिया तो उनके दादाजी ने उनके परिवार को खर्च देना बंद कर दिया। ऐसे में बेटियों की लगन और मेहनत ने अपने माता पिता की साधना की लाज रखी। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में किरण ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि माता पिता द्वारा उन पर खर्च किए जाने वाले एक एक पैसे का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के साथ ही उनके हिसाब की भी जिम्मेदारी संभालेंगी। स्कूल की हर गतिविधि में किरण ने हठपूर्वक भाग लेना शुरू कर दिया। किरण एनसीसी, नाटकों और डिबेट्स में भाग लेने के अलावा टेनिस भी खेलती। किरण ने मानो फैसला कर लिया था कि माता पिता द्वारा खरीदा गया एक भी क्षण बेकार नहीं जाने देंगी। बचपन से ही किए गए कड़े परिश्रम ने उनमें मजबूती की नींव रखी, वही मजबूती और दृढ़ता जिसकी ज़रूरत उन्हें उनके जीवन में आने वाले सालों में पड़ने वाली थी। भारत की पहली महिला आईपीएस होने का गौरव जितना सुनहरा है, उतनी ही कठिनाइयों से भरा हुआ भी है। और ये कठिनाइयाँ महज पद पाने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वास्तविक चुनौतियाँ तो आईपीएस बनने के बाद शुरू हुई। किरण की पहली पोस्टिंग 1975 में दिल्ली में हुई। इसी साल उन्हें दिल्ली पुलिस के एक दस्ते का नेतृत्व का मौका मिला, लेकिन सब इतना सहज नहीं था। परेड शुरू होने के महज कुछ घंटों पहले ही किरण को पता चला कि उन्हें परेड का नेतृत्व नहीं करना है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के तत्कालीन महानिरीक्षक पी.आर. राजगोपाल से भेंट की और प्रश्न किया, सर, मुझे बताया गया है कि परेड का नेतृत्व मैं नहीं कर रही। देखो किरण, 15 किलोमीटर तक मार्च करना है और तुम्हें इतना लंबा रास्ता भारी तलवार थामकर तय करना होगा। कर पाओगी? सर, इतने गहन प्रशिक्षण के बाद भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। परेड का नेतृत्व किरण ने ही किया। यह मार्च इतना शानदार रहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनसे प्रभावित हुईं और अगली ही सुबह उन्हें नाश्ते पर आमंत्रित किया। दिल्ली पोस्टिंग के दौरान चाणक्यपुरी में निरंकारी और अकाली प्रदर्शन के दौरान उनकी वीरता को सराहते उन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल भी दिया गया। इसके बाद वेस्ट दिल्ली में किरण ने अपनी सूझबूझ से अपराध के स्तर में रिकॉर्ड कमी की, पर बेस्ट तो था दिल्ली में 1982 में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स के लिए दिल्ली के ट्रैफिक को मैनेज करना। यहाँ हमें यह याद रखना होगा कि उन्हें डीसीपी ट्रैफिक के पद पर उनकी इच्छा के विरुद्ध नियुक्त किया गया था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपने हौसले का लोहा मनवा दिया। कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था कि केवल कुछ सप्ताह में अपने कठोर परिश्रम, योग्यता व लगन के बल पर वे ट्रैफिक को नियंत्रित कर लोगों का दिल जीत लेंगी
वह किरण बेदी की बजाय क्रेन बेदी के नाम से पुकारी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस की सबसे बड़ी समस्या उसमें फैला भ्रष्टाचार और रसूल रखने वाले लोगों की दखलंदाजी थी। यह समस्या आज भी उसी तरह बरकरार है। लेकिन तब किरण बेदी ने मौके पर चालान काटना और कानून सबके लिए बराबर जैसी नीतियों पर चलते हुए एक नया ही प्रतिमान स्थापित किया। अपने कर्तव्य के निर्वहन में किरण ने कभी कोई समझौता नहीं किया, ना ही किसी को कोई छूट दी। अगस्त 1982 में कनॉट प्लेस में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गाड़ी गलत जगह खड़ी की गई थी। दरअसल प्रधानमंत्री की गाड़ी मरम्मत के लिए आई थी और उपर्युक्त जगह न होने की वजह से उनके ड्राइवर ने उसे नो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया था। वहां उस समय ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उस गाड़ी को क्रेन से उठवाकर थाने पहुंचा दिया। तब सब इंस्पेक्टर की कर्तव्य निष्ठा के लिए किरण बेदी ने उनका पूरा साथ दिया। एक ऐसे देश में जहां किसी मंत्री के दूर के रिश्तेदार भी अपना रसूख दिखाकर नियमों से बचने की कोशिश करते हैं, वहां प्रधानमंत्री की गाड़ी पर हाथ डालना सच में बड़े जोखिम का काम था। और इसकी हिम्मत निर्मल सिंह को किरण बेदी के स्पष्ट निर्देश की वजह से ही मिल पाई थी। उन्होंने अपने मातहत कर्मचारियों को बड़े निर्देश दे रखे थे कि कानून की परिधि से किसी को भी बाहर ना रखा जाए। अपने जबरदस्त प्रदर्शन से किरण जहां आम जनता के दिलों में अपनी जगह बना रही थी, वहीं बहुत से भ्रष्ट अधिकारियों की आंखों की किरकिरी भी साबित हो रही थी। दिल्ली में शानदार प्रदर्शन का फल उन्हें गोवा ट्रांसफर के रूप में मिला और यह ट्रांसफर किरण के लिए कितना मुश्किल था, इसे उन्होंने खुद अपने शब्दों में यूं बयान किया। बदलियां तो नौकरी का एक हिस्सा होती हैं और देर सबेर होती ही हैं। हालांकि मेरा तबादला अभी 9 महीने तक टल सकता था, पर मुझे इस बात की भी परवाह नहीं। लेकिन जिस बात ने मुझे परेशान किया वह थी मेरी बेटी की बीमारी। नेफ्राइटिस से ग्रस्त 7 साल की मेरी बेटी को इलाज के दौरान मेरी ज़रूरत थी। एक मजबूत महिला का ऐसा बयान पढ़कर अचानक रुककर हम सोचने लगते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने होती तो हमने क्या चुना होता। हम में से शायद अधिकांश लोगों ने नौकरी पर बच्चे को चुना होता, लेकिन संघर्षों का सामना करने वाले विरले लोग ही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराते हैं। गोवा में भी उन्हें ट्रैफिक संचालन ही देखना था, लेकिन उनके पास पूरे गोवा को नियंत्रित करने के लिए कुल जमा 25 पुलिसकर्मी थे। उनसे हुई पहली मुलाकात के अनुभव को खुद किरण ने कुछ इस तरह बयान किया है। पहली बैठक का दृश्य किसी चालू हिंदी फिल्म जैसा ही था। पुलिसकर्मियों की मोटी तोंदों पर बंधी पेटियां नीचे को खिसक रही थीं। जूते ऐसे फटेहल थे मानो उन्हें समुद्र में से निकाला गया हो। गंदी वर्दियां और सिर पर पहनी टोपियां तो मानो रो रो कर कह रही थी, बस अब हमारी छुट्टी करो और नई वर्दियों टोपियों का इंतजाम कर लो। गोवा की फेनी से गंधाते ऐसे फटेहल 25 पुलिसकर्मी मेरे सामने खड़े थे। जबरन थोपे गए तबादले के बाद मिले ऐसे हालात तो किसी का भी हौसला पस्त कर सकते थे, लेकिन किरण किसी अलग ही मिट्टी से बनी थी। गोवा की पोस्टिंग के उनके खाते में जुआरी ब्रिज के दिलचस्प उद्घाटन के साथ 1983 में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों के शासनाध्यक्षों का सम्मेलन था। जुआरी ब्रिज हवाई अड्डे को पणजी से जोड़ने के लिए बनाया गया था। इससे पहले पणजी पहुंचने के लिए नाव से जुआरी नदी पार करनी पड़ती थी। विडंबना यह थी कि इतना उपयोगी पुल निर्माण होने के बाद भी जनता के लिए खुल नहीं पा रहा था, क्योंकि किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के पास इस पुल के उद्घाटन का समय नहीं था। ऐसे में एक बार किरण ने देखा कि नाव के जरिए नदी पार करने के लिए लोगों को लंबी कतारें लगी थीं। लोगों की मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने पुल पार करने का फैसला किया और अपनी जीप पुल के पार ले गई। यह पुल का बिल्कुल व्यावहारिक उद्घाटन था। इस विषय में किरण ने कहा था, पुल का उद्घाटन ड्यूटी पर तैनात एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसके लिए आम आदमी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गोवा सम्मेलन भी अपने आप में बहुत खास था। सम्मेलन में आने वाले प्रतिष्ठित मेहमानों में इंदिरा गांधी के अलावा महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और कनाडा के प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो शामिल थे। गोवा में पहली बार इतने बड़े स्तर का आयोजन होने वाला था। सब काम सही से निपट जाने पर गोवा का नाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आ जाता, लेकिन उन हालात में इतनी छोटी सी बटालियन के साथ शहर की व्यवस्था संभालना लोहे के चने चबाने के समान था।
ऐसे में किरण ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से इस चुनौती का सामना किया और भारत ने सगर्व इस आयोजन का समापन किया। समापन समारोह के बाद किरण को बड़े मुश्किल हालात में अपने घर वापस आना पड़ा। उनकी बेटी की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसे तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती कराना था। यही शायद जिंदगी की इम्तिहान है, जब आप पेशेवर और व्यक्तिगत स्तरों पर एक साथ चुनौतियों का सामना करते हैं। आज के समय की कामकाजी महिलाएं इसे बखूबी जानती हैं, लेकिन उस दौर में जब एक आईपीएस ये सब झेल रही थी, तब उसकी मनस्थिति समझना इतना आसान ना था। उन्हें ड्यूटी से गैर हाजिर और फरार घोषित कर दिया गया था। एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी के दिल पर उस वक्त क्या बीता होगा जब अस्पताल में बीमार बेटी के पास होने पर उन्हें अपने बारे में ऐसे आरोप सुनने को मिले होंगे। एक माँ का दिल ही उस हालात को समझ सकता है। गोवा पोस्टिंग के पहले ही उनकी बेटी की किडनी में इन्फेक्शन था, जिसके बढ़ जाने की स्थिति में ही उनकी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खैर, ऐसी जटिल परिस्थिति में भी किरण ने अपने हक के लिए पूरा संघर्ष किया। 30 जनवरी 1984 को पेट्रियट अखबार में किरण बेदी का वक्तव्य छपा था। कोई भी माँ अपने बच्चे की बीमारी के बारे में झूठ नहीं बोल सकती। मैंने उन्हें परिस्थिति की गंभीरता समझाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट और प्रमाण पत्र भेजे हैं। उन्होंने आगे बताया, 11 वर्ष के सेवा काल में मैंने पहली बार छुट्टी ली है। मैं ड्यूटी से गैर हाजिर नहीं हूँ, मैं छुट्टी पर हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ। संघर्ष भी सास की तरह हमेशा साथ रहते हैं, बस उनके स्वरूप बदलते रहते हैं। किरण की कहानी से भी यही बात पुख्ता नजर आती है। और अब उनका सामना था दिल्ली की पोस्टिंग के बाद शुरू हुई वकीलों की हड़ताल से। दरअसल अगस्त 1986 में किरण को दिल्ली उत्तरी जिले का डीएसपी बना दिया गया। उस समय वहां नशाखोरी चरम पर थी। किरण ने पड़ताल करने पर पाया कि अमूमन हर अपराध का मूल कारण किसी न किसी तरह का नशा ही है, जिसका ज्यादातर परिणाम घर की महिलाएं और बच्चे भुगत रहे हैं। किरण ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने दफ्तर में दोपहर 2 से 5 बजे तक जन अदालत लगाना शुरू किया, जिसमें लोग अपनी छोटी मोटी परेशानियां लेकर आने लगे। किरण अपनी एकाग्रता और सूझबूझ से उनमें से अधिकांश को सुलझा देती, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव वकीलों पर पड़ने लगा, जिनकी दाल रोटी इन छोटे छोटे मामलों को लंबा खींचने से ही चलती थी। यहीं से किरण और वकीलों के बीच तनातनी का सिलसिला शुरू हुआ और इसका असर तब दिखा जब एक कांस्टेबल जाने अनजाने एक वकील को हथकंडी लगाकर कोर्ट तक ले आया। बस फिर क्या था, वकीलों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। दूसरी तरफ किरण का मानना था कि डीटीसी की भरी बस में अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए मजबूरी में हथकंडी का प्रयोग करना पड़ा था। इसके लिए वे अपनी कांस्टेबल के पक्ष में दीवार बनकर खड़ी रहीं। खैर, यह विवादास्पद केस तो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि महज किरण अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन कर रही थी। चाहे जनसभा लगाकर लोगों की समस्याएं सुलझाना हो या ड्यूटी निभाने वाले कांस्टेबल के हक में खड़ा होना, कहीं भी उनका निजी हित नहीं था। संभवतः वकील को हथकंडी लगाने वाले मामले में भी कुछ उदारता दिखाकर खुद को बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहां भी खुद से ऊपर फर्ज को चुना। उन्होंने आईपीएस की नौकरी खुद की आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की उद्देश्य से की थी। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने खुद एक मुश्किल जगह का चुनाव किया और 1990 में मिजोरम के लिए रवाना हो गई। मिजोरम जैसी जगह पर अधिकांश अधिकारी जाना पसंद नहीं करते थे और नियुक्ति होने पर भी भरसक उसे टालने की कोशिश करते थे, लेकिन किरण अलग थी। उन्होंने खुद आगे जाकर मिजोरम जाने की मांग रखी और मिजोरम में भी अपना प्रभाव छोड़ने से पीछे नहीं हटी। देश के उत्तर पूर्व में स्थित मिजोरम कई मायनों में बाकी देश से भिन्न है। 90 के दशक से पहले देश का यह भाग आतंकवाद के बड़े संकट का सामना कर रहा था, जिस पर नियंत्रण तो पा लिया गया था और उस लिहाज से 90 में हालात काफ़ी सामान्य थे। लेकिन फिर भी मिजोरम के मूल निवासी गैर मिजोरम वासियों को वही मानते हुए उनसे एक दूरी बनाए रखते थे। ऐसे माहौल को समझते हुए किरण ने व्यवस्था में मौजूद संसाधनों और सैन्य बल के माध्यम से ही आगे बढ़ने की कोशिश की। गोवा की तरह ही उन्होंने यहाँ के बदहाल सिपाहियों की हालत में भी सुधार किया और उनमें अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध भी जगाया।
उन्हें अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया और इसी तरह धीरे धीरे लोगों में विश्वास पैदा किया। लोगों को प्रेरित कर उनमें आत्मविश्वास जगाने में किरण पूरी तरह सक्षम है। किसी जगह को व्यवस्थित करने के लिए वे वहां पहले से मौजूद सामान को उठाकर बाहर नहीं कर देती, बल्कि उसी सामान का सही उपयोग करने की कोशिश करती हैं। इससे वे बाहरी आक्रमणकारी ना प्रतीत होकर आत्मीय लगने लगती हैं। शायद अपनी इसी योग्यता के बल पर किरण ने अनेक कठिन नियुक्तियों में खुद को सही साबित किया। मिजोरम में बीता उनका समय उनके सफल करियर का एक अन्य अध्याय साबित हुआ। अपने जीवन और कार्यकाल में मिली चुनौतियां किरण को शायद उनके सबसे बड़े मकसद के लिए ही तैयार कर रही थी। एक ऐसा मकसद जिसे आज भी हम उनके एक सफल कार्य के रूप में देखते हैं। तिहाड़ जेल के बाहर बनी कैंटीन और उसमें बिकने वाला कैदियों द्वारा बनाया गया सामान किरण की दूरदर्शिता एवं एक बेहतर समाज के बनाने के नजरिए को दर्शाता है। किरण ने इसकी शुरुआत 1994 में की थी। सजा अपराधी काटते हैं, उसी सजा या नकारात्मकता की आबो हवा में जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी जीवन कटता है। इसलिए प्रायः वहां काम करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार में अनचाहा रूखापन देखने को मिलता है। कैदियों के जीवन सुधारने की दिशा में किए गए किरण के कार्यों को तो अनेक जगहों पर दर्ज किया गया है, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम मिलता है कि कैदियों के लिए कुछ भी काम करने से पहले उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की मनस्थिति पर काम किया। किरण ने एक एक कर्मचारी से बातें शुरू की, उनकी समस्या जानकर उनकी तह तक जाकर उनके रूखेपन की वजह जानने का प्रयास किया। इस बारे में किरण कहती हैं, ये कर्मचारी मुझे बताते कि अगर ये पिटाई का सहारा नहीं लेते तो कैदी उन्हें दबोच लेते। मैंने उन्हें बताया कि उनकी बात से यह अर्थ निकलता है कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली है। इसका उपाय मारपीट नहीं बल्कि अधिक सुरक्षा का प्रावधान है। इस तरह मैंने एक एक कर्मचारी और उसकी एक एक समस्या को हल किया। इससे उनमें विश्वास जगा और वे मेरे सुझावों के अनुसार चलने को तैयार हो गए। जब पहला कदम इस समझदारी से रखा जाए तो आगे की राह खुद ब खुद आसान होने लगती है। किरण ने जेल के माहौल को समझते हुए सबसे पहले पेशेवर और नए अधिकारियों को अलग किया। फिर किसी भी प्रकार की नशाखोरी रोकने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति भी अपनाई। ये कैदियों और कर्मचारियों दोनों पर लागू थी। चूंकि कुछ कर्मचारी भी नशीले पदार्थ अंदर कैदियों तक पहुंचाया करते थे, तो उन्हें भी प्यार और दंड से समझाया गया। जेलों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ साथ कैदियों के लिए किताबों की व्यवस्था भी की गई। किशोर वार्ड के कैदियों के लिए वोकेशनल कोर्स का भी इंतजाम किया गया। इग्नू ने अपना एक केंद्र जेल के भीतर ही खोल दिया और कैदियों की परीक्षा लेने की भी व्यवस्था भीतर ही की गई। किरण के सधे नेतृत्व में अब अधिकतर कैदी यूं ही खाली बैठकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बढ़ाते, बल्कि वे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। किरण ने ही कैदियों और जेल कर्मचारियों का परिचय योग से कराया। जीवन में खेल और व्यायाम का महत्व समझने वाली किरण जानती थी कि मन की एकाग्रता के लिए शरीर का स्वस्थ रहना कितना जरूरी होता है। तिहाड़ में किए गए उनके प्रयासों को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सराहा गया। उनकी उपलब्धियों ने उन्हें रेमन मैग्सेसे सहित अनेक सम्मान दिलाए। 80-90 के दशक में पैदा हुए बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए किरण आज़ादी का दूसरा नाम रही हैं। उनके लिए किरण वह सपना थी जो ना जाने कैसे चुपके से उनकी आंखों में समा गया था। आईपीएस अफसर तो बहुत से लोग बनते हैं, लेकिन अपने काम से प्यार करते हुए समाज में अपना योगदान देने वाले कुछ विरले ही होते हैं। वे जानते हैं कि अपने पद पर रहते हुए कितने लोगों की जिंदगी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। स्कूली जीवन में हम जहां उनकी ईमानदारी, यूनिफॉर्म और रुतबे से प्रभावित थे, वहीं अब उनका संघर्ष हमारी मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। किरण बेदी जैसे अधिकारियों की जीवन यात्रा हर दौर की युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल बनती है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। ये ऑडियो बुक आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में इसके अगले अध्याय के साथ। तो चलिए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।